राहुल जी का एक फार्मूला बहुत तेजी से गारंटी में है उनकी कि हम आ गए तो हम जाति जनगणना कराएंगे। उसमें मतलब जैसे मान लीजिए पिछड़े समाज के 50% लोग हैं, अभी उनको 5% हक मिल रहा है तो वो डंके की चोट में कहेंगे 45% मेरा दो। इसका जवाब और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो पेपर लिखते हैं, इस वजह से दलित फेल हो जा रहे हैं। मैं दोनों चीज़ें अभी बता दे रहा हूँ। ओबीसी समुदाय की बात की, बहुत जल्दी जाति जनगणना होनी चाहिए। महानंद का पीरियड जानते होंगे, अशोक के समय सबसे ज़्यादा जमींदार यादव होते थे। अहमदनगर आप देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जमींदार, सबसे ज़्यादा अगर ओबीसी में हुए हैं तो अगर 100% उठाइएगा तो अल्पसंख्यक और ओबीसी 50% से ज़्यादा जमींदार हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत जमींदारियाँ ओबीसी समुदाय की रही हैं, जिसमें यादव मुख्य रूप से हैं, पटेल हैं, कुशवाहा भी हैं और सवर्ण भी हैं। तो सारे लोगों की जनगणना जब होगी तो साफ बातें आएंगी। और ये जातीय जनगणना 1951 ईस्वी में जब अंबेडकर जी लाए थे उसी समय रोका था इन्हीं के नाना, राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने। मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाला छात्र रहा हूँ, इसलिए सब याद है, इसलिए ये नहीं। आई डिड माई MBA LLB मास कम्युनिकेशन एंड PG फ्रॉम सोशियोलॉजी बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं बता दूं तो ये मैं 1951 में इन्होंने ही, जवाहरलाल नेहरू जी ने रोका था जनगणना। उसके पहले 1946 ईस्वी में रोका था, जब पाकिस्तान बनने वाला था उस समय रोका था। तो ये 2 बार रोकने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। जातीय जनगणना होनी चाहिए और जाति वाइज सारी चीज़ें पहले पता करे सरकार कि किस जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने संसाधन हैं, और जो संपन्न जातियां हैं उनको आरक्षण से बाहर किया जाए और जो लोग विपन्न जातियां सवर्णों में भी हों उनको आरक्षण में लाया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए जैसे जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग वो होंगे आर्थिक रूप से तो उनके लिए होंगे, कमज़ोर होंगे, और ओबीसी पिछड़े में भी बहुत सारे लोग मजबूत होंगे। अब जैसे मायावती जनरल कैटेगरी में आएंगी कि ओबीसी में जाएंगी? मायावती जी SC ST कैटेगरी में आएंगी, लेकिन इनका वो संपन्न जनरल में आर्थिक रूप से जनरल में आएंगी, जाति वाइज दलित में आएंगी, बुद्धिस्ट हैं अब तो बुद्ध में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगी। तो अब अल्पसंख्यक में आएंगी, दलित है नहीं, उन्होंने बुद्धिस्ट जन्म ले लिया। और मायावती जी की आर्थिक में आएंगे, उसके लिए ही एक आपको क्रीमी लेयर बना हुआ है। तो मायावती जी क्रीमी लेयर से ऊपर हैं, उनको आरक्षण भारतीय संविधान के अनुसार नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सवर्ण गरीबों की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए EWS आरक्षण आ गया है, वो लोग उसमें खुश रहे। मैं सवर्ण हूँ और मैंने अपने बच्चों को कोई आरक्षण का फॉर्म भरने नहीं दिया, EWS या कोई भी हो, सामान्य में जाना है, खुल के जियो। और ये कि सबकी उसकी देख रेख कराएंगे कि कितना किसके पास क्या कुछ है, वो देख रेख वो करा लें। जब आर्थिक सबको बांट देंगे बराबर। उनके बांटने से संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, और बांटने से गृह युद्ध की संभावना है, और बांट दें। मैं तो ये पहले आर्थिक सर्वेक्षण करा लें कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितना खेत है, कितनी जायदाद है। क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 51 में पहली सरकार बनी, उसके बाद 1962-63 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन का आंदोलन आया, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन आया। उन दोनों आंदोलन में सब बड़े जमींदारों की ज़मीनें लेके गरीबों में बांट दी गई, सबके घरों में। मेरे भी 5 बीघा ज़मीन बांटी गई है। अच्छा, आप? हाँ, मेरी भी बांटी गई है। तो सारी ज़मीनें चली गई। उसके बाद भाइयों में बंटवारा हुआ, चाचा में हुआ, ताऊ में हुआ। तो कोई भी पूर्वांचल का किसान शायद ही 10 एकड़ से ऊपर का काश्तकार हो, बहुत मुश्किल से होगा। वकील साहब हमारे मित्र यहाँ है, नहीं है। तो आप क्या बांटोगे, क्या लोगे? एक मिनिमम उत्तर प्रदेश सरकार में भूमि जमींदार उन्मूलन आंदोलन में, और एक सिकमा आया था चौधरी चरण सिंह की सरकार में, उन्होंने 15 एकड़ का फार्मूला रखा। पिताजी से 15 एकड़ मुझे मिला, हम 3 भाई, हम 5 एकड़ पे आ गए। मेरा एक बेटा है, तीनों के, तो अब तो 5 एकड़ के हो गए। तो आप कहाँ से लोगे? किसी के पास ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। ज़मीन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फार्मूला क्या है राहुल गांधी वाला? राहुल गांधी जैसे आप मस्खरे की, राहुल गांधी जैसे मस्खरे की आप बात न करें। राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं, न उनको ज़मीनी हकीकत का पता है, न तो ऊपर की हकीकत का पता है। वो आए और उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग लिया। राहुल गांधी की जगह उतनी ट्रेनिंग मुझे सोनिया गांधी गोद ले लेती तो मैं भारत का प्रधानमंत्री होता आज आप के होते? जी बिल्कुल होते। मेरे से राहुल गांधी और आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ। मैं से खुली चुनौती, कनॉट प्लेस पे मेरे से बहस कर लें, किसी मुद्दे पे, संविधान पे बहस कर लें, आरक्षण पे बहस कर लें, किसी भी सब्जेक्ट, इतिहास पे बहस कर लें, किसी बहस करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं और प्राथमिक पाठशाला के छात्र रहे हैं। आप खुली चुनौती दे रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश यादव कोई भी विपक्ष नेता मुझसे कहीं भी बहस कर ले, बहस में जीत जाएगा, मैं उनको सारी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। अरे नहीं। हाँ बिल्कुल,
एक छतरी का वादा है ये, एक छतरी का ये वादा है। हाँ, अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं मोदी जी हमसे खुले चुनौती है बहस ये कर बताइए अभी कुछ दिन मोदी पहले, मोदी नहीं कहे कि नहीं हमारा बोला जाता है। एक शांत रहिए। देखिए मोदी जी की आप बात करेंगे तो मोदी जी का एक साधारण कार्यकर्ता बात कर रहा है। मैं कार्यकर्ता भी उनका समर्थक बात कर रहा है। वो पहले समर्थक से जीते तब हमारे नेता के पास जाएंगे ना। आप मेरी चुनौती उनके तक पहुंचा दें। खुली चुनौती है किसी भी मुद्दे। मेरी भी उनको खुली चुनौती है, मेरे से बात कर लें। मेरे से बात कर लें रायबरेली। खुली आप मेरे साथ चलिए रायबरेली, उनसे मेरी बाइट करवा दीजिए। प्रियंका हो, राहुल हो, या फिर आप अखिलेश यादव से मेरी खुली मंच पे चुनौती है, मेरे से बहस कर लें। अगर जीत जाएंगे मैं पूरी प्रॉपर्टी समाजवादी या कांग्रेस को दान कर दूंगा। अरे अभी अगर आपसे बहस कर लिए, मान लीजिए रोजगार के मुद्दे, मेरे नाम से जमीन साइन कर दूंगा, कोई उतने कमा लूंगा कचहरी से। रोजगार के मुद्दे पे अगर बहस कर लिए और ये सब मुद्दों कर लें रोजगार के मुद्दे पर ना। मैंने कोई भी आरक्षण का या कोई भी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा करा। अच्छा भला कमा रहा हूँ। मेरा बेटा भी वकील है, वो भी कमा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में। तो जब आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो फिर कमाने की कहाँ है? यहीं पे अगर पानी भी दिन भर बेचेंगे तो 1000 कमाएंगे, 30,000 रुपया एक अच्छे नौकरी वाले के पैकेज के। सरकारी नौकरी भारत सरकार हम आएंगे तो 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। उसके बाद ये सब आप वो कहाँ से देंगे? भारत सरकार के पास 6.5 करोड़ नौकरियां हैं, सेना लेके सारी लेके। 17.5 लाख की सेना और 10 लाख रिजर्व, 27 लाख होती है। जब आपके पास 6.5 करोड़ नौकरियां हैं, चपरासी की लेके डीएम तक की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे पास आबादी है 150 करोड़ की, और उसमें युवा अगर देखेंगे तो 30-40 करोड़। तो जब हमारे पास 6.5 करोड़ की नौकरी है और युवा हमारे पास 50, आप नौकरी दे पाएंगे कि रोजगार दे पाएंगे? आप रोजगार की बात करें, नौकरी तो 6.5 करोड़ जिसके पास वो ले लेगा, जो सक्षम होगा। हमारे यहाँ जो सक्षम होगा, जो परीक्षा देगा, सबके लिए 53% हमारे ओबीसी भाई हैं, जिनके लिए 49.5% आरक्षण पहले से ही है। 10% सवर्णों को भी मिल गया। कुछ राज्यों में 73% तक आरक्षण है। तो अपने पहले कोटा तो भर लें पढ़ाई लिखाई करके, कि जिंदाबाद मुर्दा करने से हमारी तो उम्र चली गई। कोटा भर ले, पढ़ ले। जो भी वकील मेहनत करता है या वो कहीं खाने के लिए नहीं मरता है, शाम तक कचहरी से हम लोग नहीं दे पाएंगे नौकरी। कौन? अगर वो लोग स्वरोजगार करेंगे। आप ये मिठाई की दुकान है भाग्यश्री, उसके बगल में राजश्री, हम लोग पढ़ते रहे, छोटी सी वहाँ पे दुकान किया था। आज जाइए, पर डे की कमाई उसकी 2 लाख रुपया है। आपकी दुकान? मेरी नहीं दुआ भैया, वो सारे कचहरी मेरी नहीं। हमारी होते तो फिर हम मिठाई बेच रहे होते। हमारी नहीं है, सारी कचहरी की दुकानें। जो सत्तू बेचता है, आपको नहीं पता, मैं सैलरी नहीं पूछूंगा क्योंकि नहीं पूछनी चाहिए किसी की सैलरी, लेकिन एक सत्तू बेचने वाला हमारे कचहरी में हम जाएंगे क्लाइंट के साथ या किसी के साथ, या भूख लगी होती है, वो हम लोगों से ज़्यादा, जो सैलरी वाले पेशा वाले उनसे ज़्यादा कमाते हैं। अगर घुसखोरी भारतवर्ष से बंद हो जाए तो सरकारी नौकरी करने वाले फार्म भरना बंद कर देंगे भाई साहब। घुसखोरी बंद हो जाए तो यही सरकार तो रोकना है, यही मुद्दा है ना। यही जमीनी भ्रष्टाचार है, यही तो रोकेंगे राहुल। नहीं, राहुल कहाँ रोक पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी रोकते तो उनके पिताजी बुफोर्स करके सत्ता से बाहर नहीं जाते। तो राहुल की बात छोड़े, इसको भी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार नहीं रुका है। नीचे लेवल पे 100% है। केवल मोदी मुखर हैं, जो बोलते हैं वो कर लेते हैं, इसलिए उनको देना चाहिए बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार पर जहाँ तक आएंगे, भ्रष्टाचार न मोदी जी रोक पाए हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था के मुद्दे पे योगी जी सफल है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दा पे जब जो मेरे मित्र वकील साहब बोल रहे हैं तो अभी कहीं नहीं है। राजीव जी बोल रहे हैं, राजीव सिंह हमारे अपने अधिवक्ता बंधु हैं, तो कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी कोई सफल नहीं है। जिस दिन इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार सफल हुई है, जो हमारे गरीब भाई बंधु और हमारे गांव के लोग हैं, उस दिन राम राज्य जैसे कल्पना साकार हो जाएगी। ये तीसरे टर्म में है, उम्मीद की होगा कुछ? इसकी उम्मीद केवल एक आदमी से है उत्तर प्रदेश में, योगी जी से। बढ़िया। मोदी जी का विकास, योगी जी का डंडा। ये उत्तर प्रदेश, जी हाँ, डंडा, बिना डंडे के। देखिए, जब हम लोग एक हाथ झंडा एक हाथ डंडा, तब सुधरेंगे। मोदी जी का विकास, योगी जी का डंडा, ये भारतवर्ष को सुधारेगा। और जहाँ तक बात है कानून के हिसाब से, कानून हम जब आप प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, हम लोग को जब पहाड़ा पढ़ाने के लिए पटक के हमारे बरसाती राम शिक्षक हुआ करते थे, तो बरसाती राम जब 10-10 डंडा बरसाते थे तो 20 तक पहाड़ा याद हो गया। आज के लोग तो FIR करने इसी वकील राजीव भाई के पास आके कर दें कि हमारे बच्चे को थप्पड़ दिया है। उस समय मार पीट, अपने बच्चे को कहे हैं, कोई टीचर कितना भी हो उसको पीटे डांटे, हम नहीं आएंगे, जितना मार लो। कोई फर्क हो, पढ़ाई के नाम पे ये मार दें, कोई फर्क नहीं।
शिक्षक गुरु होता है। मोदी जी का हाथ ठंडा और योगी जी के हाथ में डंडा। नहीं, कानून होना चाहिए, कानून का चाहे डंडा जिसका भी दोनों होना के चाहिए। हाथ में कानून। देखिए सही कह रहे हैं, क्या क्या सही कह कर रहे हैं एक हाथ में डंडा एक हाथ ठंडा। ठंडा नहीं, डंडा- विकास मतलब कि एक हाथ मतलब नरम रहना चाहिए। एक लोग डंडे से शासन नहीं चलेगा, प्रेम से चलता है। कानून से चलेगा, प्रेम से अपराधियों के चलेगा। लिए डंडा जरूरी है। जो अपराधी है उसको अपराध वर्ग सबके लिए डंडा थोड़ा ही है। कह रहे हैं बुलडोजर चलता है, ये सब कहाँ कानून? बुलडोजर चलता है। अपराधियों के ऊपर चलना चाहिए, दूसरे पर नहीं चलना चाहिए, सिर्फ अपराधी के लिए। एक जो भी अपराधी है, ऐसे शरीफ आदमी के खिलाफ एक भी योगी जी का बुलडोजर नहीं चला। मुख्तार, अतीक और ऐसे लोग, आप ये बताएं कि मुख्तार 1500 करोड़ के मालिक हो गए। अतीक जो है बग्गी चलाते हुए, उनके बाप जो है घोड़े गाड़ी चलाते थे, 2000 करोड़ के मालिक हो गए और आधा 30% इलाहाबाद अतीक अंसारी का हो गया। ए जी तो गए थे वहाँ पे, फाटक कह रहे थे, बताइए वो सब जहर अहर देने अखिलेश वाले। जी का 1/4 उत्तर प्रदेश हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 2 जो बना हुआ है उनका टापू खरीदे हैं, योगी जी बोले हैं संसद में, विधानसभा में, आप पढ़ लीजिएगा। एक चौथाई उत्तर प्रदेश की इटावा सैफई में आप जाएं तो जिसका विकास सीमित है अपने गांव क्षेत्र में, वो क्या विकास करेगा? मोदी जी आए तो विकास किया, ये बनारस का हुआ है, लखनऊ का हुआ है, बाकी अखिलेश जी अपने घर का विकास किए। पूर्वांचल शुरू से पिछड़ा था। आप जाके गोरखपुर में देख लीजिए, मैं गया था अभी हाल फिलहाल में, इतना विकास हुआ है कि आप मैंने असंभव, मेरी ससुराल है, मैं जाता हूँ, इतनी छोटी सड़कें थी, इतनी चौड़ी। एम्स हो गया, इलाहाबाद जाके देखिए,